हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकेम सीरीज़। फ्रेंड्स, एमिकेम सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। आप एनसीईआरटी की बुक से इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जिसमें कुछ कंसेप्ट्स अप्लाई करने होंगे, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, वैन डर वाल्स फोर्स और उनके कुछ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड का मिला जुला क्राइटेरिया आपको अप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जिनमें कि कुछ डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट्स को आपको अप्लाई करना होता है। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एमिकेम सीरीज़ का नया वीडियो। टॉपिक है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई कंसेप्ट लगता हो। तो कंसेप्ट यहाँ आपको अप्लाई करना है जो आपने इस टॉपिक में पढ़ा है, यानी कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। तो हेलो एरीन्स और हेलो एरीन्स के साथ साथ वैन डर वाल्स फोर्स, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्लस आई माइनस आई, प्लस ई माइनस ई, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, सारे इफेक्ट्स को अप्लाई कीजिए, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे आप पर। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म कंटेन्स क्लोरीन बट गिव्स नो रिएक्शन विद द AgNO3 सोल्यूशन, वाई। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म में इसका फार्मूला होता है CHCl3। अगर रिएक्शन कराते हैं इसकी जो AgNO3 के साथ, तो AgNO3 से ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। ऐसा किस लिए? तो यहाँ जानकारी आपको होनी चाहिए, CHCl3 में जो बॉन्ड होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। इसको ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि AgNO3 के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि इसके साथ रिएक्शन करने पर ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाए। यही कारण है कि क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता। क्लियर? आउट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ HCl गैस एंड SOCl2 विच इज प्रिफर्ड फॉर कन्वर्टिंग इथेनॉल इनटू क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक बार रिएक्शन देखते हैं इसकी। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन लिखनी है इथेनॉल की हमें। कैसे? C2H5OH की रिएक्शन दो रिएजेंट से हो रही है। फर्स्ट रिएजेंट है HCl और सेकंड है SOCl2। तो देखते हैं क्या बनेगा। आप जानते हैं जैसे PCl5, PCl3 और SOCl2, इन तीनों की रिएक्शन अगर हम कराते हैं हाइड्रोक्सी कंपाउंड से, यानी कि अल्कोहल से, तो कंपाउंड क्या बनेगा? हर किसी केस में यहाँ पर, यानी कि तीनों केस में कंपाउंड यहाँ बनना है हेलो एल्केन, साथ में बनने हैं साइड प्रोडक्ट। और इसमें क्या बनेगा साइड प्रोडक्ट? एक तो बनेगा SO2 और दूसरा बनेगा यहाँ पर HCl गैस। और फर्स्ट केस में क्या बनेगा? यहाँ पर Cl यहाँ जाएगा और कंपाउंड तो बनाएगा C2H5Cl, लेकिन साथ में बनेगा H2O, जो कि गैस नहीं होगा, लिक्विड इन नेचर होगा। और इस केस में क्या है? दोनों ही गैसेस इन स्टेट हैं। इसको ईजिली सेपरेट आउट किया जा सकता है, बल्कि ईजिली सेपरेट ऑटोमेटिक हो जाएंगे, जबकि H2O को सेपरेट करना पड़ेगा। इसलिए हमें एक्स्ट्रा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स्ट्रा खर्च होगा। इसलिए यहाँ पर हम प्रेफर करते हैं इस रिएक्शन को विद PCl5 विद, बल्कि हम कहेंगे क्वेश्चन में किसके लिए? विद SOCl2 को प्रेफर करते हैं रिएक्शन करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल। सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म होता क्या है, क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है। बहुत समय पहले जब क्लोरोफॉर्म बना था तो इसकी प्रॉपर्टी एक आई थी कि
इससे जो पेशेंट होते हैं जिनका क्रिटिकल इलनेस होती थी, जिनका ऑपरेशन होता था, उनके लिए इसको सुंघाकर उनको बिल्कुल बेहोश कर दिया जाता था, जिससे कि उनको जो कट लगे, जो स्टिचिंग लगे, उनको उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, दर्द ना हो उनको। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट होने लगे। क्यों होने लगे वो समझिए। फार्मूला है CHCl3, रिएक्शन किससे हो रही है? सनलाइट से हो रही है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा और बना देगा COCl2। इसे कहते हैं फॉस्जीन गैस, जो कि पॉइजनस गैस होती है। भाई O2 सप्लाई मिली इसको, O2 सप्लाई मिलने की वजह से क्या हो जाएगा? बन जाएगा COCl2 यानी कि फॉस्जीन गैस। और ऐसे केस में ये बन जाएगा एक पॉइजनस सब्सटेंस होती है, गैस होती है। इसका मतलब इसको ज़्यादा सुंघाने की वजह से कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती थी। बनती क्यों है? क्योंकि O2 और सनलाइट की प्रेजेंस में ये फॉस्जीन बना रही है। अब ये कह रहे हैं डार्क कलर बोतल से क्या हो जाएगा? डार्क कलर की बोतल में सनलाइट ईजिली एंटर नहीं कर पाएगी, इसलिए क्या होगा? इसलिए यहाँ पर हम डार्क कलर की बोतल यूज करते हैं। और प्रिकॉशंस क्या होती हैं? सबसे पहले जो हम बोतल लेंगे वो लेंगे डार्क कलर की या ब्राउन कलर की, जो डार्क ब्राउन कलर की होती हैं। उसके साथ ही जो इनर सरफेस होनी चाहिए वो होनी चाहिए बिल्कुल स्मूथ। अगर रफली होगी तो भी फिर से रिएक्शन हो सकती है ये वाली विद O2, यानी कि हमें ये रिएक्शन होने नहीं देनी है। तो स्मूथली होनी चाहिए अंदर से बिल्कुल, और साथ में सनलाइट नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी कि डार्क कलर होनी चाहिए। इसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर C2H5OH की कुछ अमाउंट। अगर बोतल में हमने ऐड कर दिया C2H5OH तो क्या होगा? रिएक्शन होगी इस कंपाउंड की और यहाँ बनेगा कुछ डिफरेंट कंपाउंड C2H5 थ्राइस CO3 ट्वाइस CO3, यानी कि डाइथाइल कार्बोनेट, जो कि नॉन पॉइजनस होता है। भाई हमने बोतल में क्लोरोफॉर्म रखा, डार्क कलर की बोतल थी, साथ में ऐड किया इथेनॉल, और इथेनॉल की प्रेजेंस में अगर फॉस्जीन बनती भी है तो उससे बनने से पहले ही क्या हो जाएगा? ये O2 सेक्शन कर लेगा और कार्बोनेट की फॉर्म में एथाइल डाइथाइल कार्बोनेट बना देगा, जो कि नॉन पॉइजनस होती है। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि उस क्लोरोफॉर्म को हम इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेलोएरीन्स आर सॉल्युबल इन बेंजीन बट इनसॉल्युबल इन वाटर। वाई? तो जानते ही हैं आप यहाँ पर कि हेलोएरीन्स में क्या आता है? बेंजीन रिंग आती है एक, और साथ में एक हेलो एटम आता है। और हेलो एटम्स के साथ में जो बेंजीन है वो वाटर में इनसॉल्युबल रहती है, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए इतनी अमाउंट की एनर्जी नहीं मिल पाती। बेंजीन में क्यों डिसॉल्व हो जाती है? क्योंकि बेंजीन और ये हेलो बेंजीन जो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला जो रूल है वो अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर बेंजीन और बेंजीन की तरह होने की वजह से ये इजीली बेंजीन में डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। तो पहले ये बनाते हैं क्या होता है डाइक्लोरोबेंजीन, और वो भी कौन सा? पैरा। और कह रहे हैं ऑर्थो, और साथ में कह रहे हैं ये मेटा। तो 3 आइसोमर हो गए इसके, पैरा आइसोमर, ऑर्थो आइसोमर एंड मेटा आइसोमर। इस केस में कह रहे हैं कि इनका जो पैरा आइसोमर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पैरा आइसोमर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट टाइप से है और कॉम्पैक्ट। भाई अगर एक स्पेस बिल्कुल, एक पेज है, बुक है, बुक का एक पेज बिल्कुल फ्लैट है, तो उसके ऊपर हम कितने भी पेपर रख दें वो ईजिली कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, और उनके बीच में आपस में जो वन वाल फोर्स है वो भी ईजिली अप्लाई हो जाएगा। इन दोनों केस में देखिए यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर में सिमेट्रिक नहीं है, बहुत ऊबड़ खाबड़ टाइप से हैं, बल्कि इस टाइप से मुड़े हुए हैं।
ये इस टाइप से और ये इस टाइप से है, और यहाँ पर कॉम्पैक्टनेस इसमें नहीं आ पाएगी, जिस वजह से इनका बॉयल मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम रहेगा, और इसमें कॉम्पैक्टनेस अच्छी आ गई, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स अच्छा हो गया, इस वजह से यानी कि कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। Iodoform gives precipitate with the AgNO3 on heating while Cl3 does not। तो इसका आंसर तो यही आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि CHCl3 और CHI3 इस केस में बॉन्ड वीक है, इस केस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा बॉन्ड को, इस वजह से रिएक्शन नहीं देगा AgNO3 के साथ, जबकि CHI3 रिएक्शन देगा AgNO3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड्स गिव साइनाइड्स विद KCN बट आइसोसाइनाइड विद द AgCN एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में इजीली आ सकता है। तो समझने की बात यहाँ पर ये है, थोड़ा पहले जगह करते हैं इसके लिए। KCN और AgCN। CN जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, स्ट्रक्चर इसका C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसमें रेजोनेंस होती रहेगी, और C डबल बॉन्ड C भी बन सकता है इस टाइप से यहाँ पर। अब यहाँ जो बॉन्ड होती है वो होती है आयनिक इन नेचर, और ये जो बॉन्ड होती है Ag और C के बीच में, Ag और CN के बीच में जो बॉन्ड होती है वो होती है कोवलेंट इन नेचर, और यहाँ K और CN के बीच में बॉन्ड होती है आयनिक। आयनिक बॉन्ड तो इजीली ब्रेक हो जाएगी आयनिक होने की वजह से, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगी। सबसे पहले समझते हैं इस बात के लिए, जब आयनिक हो गई तो क्या बना मॉलिक्यूल? भाई K पॉजिटिव बना और CN नेगेटिव बना। रिएक्शन किसके साथ होनी है? रिएक्शन होनी है एल्काइल हैलाइड के साथ। तो क्या बनता है? KCN प्लस RX इट फॉर्म RCN, बनाता है साइनाइड। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो R है, सपोज कीजिए CH3 है, बॉन्ड कहाँ बनेगी? CH3 CN के बीच। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है बजाय कि कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के। हेटेरोएटमिक और होमोएटमिक के हिसाब से यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पर RCN के केस में ये CN कम्प्लीटली फ्री है, चाहे तो C से जुड़े या फिर जुड़े N से। तो जुड़ने को तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर भी क्या बनाता है, ये साइनाइड की जगह पर आइसोसाइनाइड, लेकिन कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो साइनाइड का कार्बन है वो अटैक करता है जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए, एज कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। अब आता है क्वेश्चन किसका? AgCN। तो AgCN के साथ NC क्यों बनता है, आइसोसाइनाइड क्यों बनता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। ब्रेक तो हुआ नहीं, अब कहाँ से अटैक करेगा? ये नाइट्रोजन फ्री है। इस केस में ये होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये क्या होते हैं समझाएंगे आपको अभी। एम्बी का मतलब बोथ। यहाँ टॉपिक आता है एम्फीबियन से। एम्फीबियंस क्या होते हैं? उभयचर। क्या होते हैं उभयचर? ऐसे जीव जो कि पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। तो एम्बी वर्ड वहीं से आया है। तो एम्बीडेंटेड या एम्फीबियन, यानी कि ऐसे लिगेंड्स या लाइगेंड्स जो कि अपने एक एटम की जगह पर 2 एटम से डिफरेंट टाइम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो इस केस में नाइट्रोजन पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचता है, और ऐसे केस में ये नाइट्रोजन से इजीली डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ बनाता है RNC बॉन्ड। इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। जैसे CN होता है, वो CN C ट्रिपल बॉन्ड C की फॉर्म में बॉन्ड बनाता है।
और इस केस में यहाँ पर इस पर भी लोन पेयर होता है और इस पर भी एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब ऐसे लाइगेंड्स क्या होते हैं? द स्पीसीज विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द अदर स्पीसीज आर कॉल्ड लाइगेंड्स। लाइगेंड्स का मैटर जो होता है, और ऐसे लाइगेंड्स जिसमें एक की जगह पर दो लाइगेंड्स, दो एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हो, उन्हें कहते हैं एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स। इसको पढ़ेंगे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, लाइगेंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में। अभी समझ लीजिए कि ऐसी स्पीसीज जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको लुईस बेस। तो लुईस बेस या लाइगेंड्स, अभी समझने की बात है कि लुईस बेस लाइगेंड्स होते हैं, यानी कि जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकें लुईस एसिड को। तो Cn के पास दो एटम हैं, एक N है और एक C है। दोनों की केस में डिफरेंट टाइम में एक बार C एक बार N लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये कहेंगे इसको हम एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स। अब आती है बात यहाँ पर, इस केस में KCN और AgCN का केस आता है कि Rx जब रिएक्शन करेगा KCN से तो कंपाउंड बनता है RCN, और रिएक्ट करता है जब Rx AgCN से तो कंपाउंड बनता है RNC, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ऐसा किस लिए होता है समझिए फिर से। साइनाइड जो है इस केस में K के साथ बनाता है आयोनिक बॉन्ड, और यहाँ बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। जब आयनिक बॉन्ड है तो KCN कैसे ब्रेक होगा? K पॉजिटिव और CN निगेटिव में, और AgCN जो है वो ब्रेक हो ही नहीं पाएगा। ऐसे केस में Ag डायरेक्ट अटैच है C के साथ, जबकि इस केस में यहाँ पर C भी फ्री है इलेक्ट्रॉन डोनेट के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और N भी फ्री है। तो ऐसे केस में अगर Rx के साथ बॉन्ड प्रिपेयर करना है इसे, तो पॉसिबिलिटी है कि C अटैक करे R के साथ, अटैच करे R के साथ, या फिर N करे अटैचमेंट R के साथ। तो इस केस में बताया था आपको अभी कि C सिंगल बॉन्ड C स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है एज कंपेयर टू C सिंगल बॉन्ड N के। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से। तो जाहिर की बात है यहाँ पर कि C और N दोनों जो फ्री हैं और R भी फ्री है, तो ऐसे केस में R कंबाइन करेगा C के साथ तो बनेगा RCN, और इस केस में C फ्री ही नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट के लिए, और ऐसे केस में नाइट्रोजन फ्री है। तो इस केस में Rx की रिएक्शन पहले होगी N के साथ, जब अटैक करेगा ये रिलीज होगा और कंपाउंड बनेगा RNC। ये है साइनाइड और ये है आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में किसका डायपोल मोमेंट हाईएस्ट होगा? और क्यों होगा? यहाँ देखें कि इस Cl और इस कंपाउंड के Cl में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो Cl अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है, और इस केस में जो Cl अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। तो लॉन पेयर क्या होगा इसका? En और लॉन पेयर के कारण ही इसका डायपोल मोमेंट होता है। इस केस में क्या रहेगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बेंजीन रिंग इसके लॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है कुछ इस टाइप से, रेजोनेंस डेवलप हो जाएगी। देखें, और क्या बनाएगा ये स्ट्रक्चर इसका? ये कुछ इस टाइप से बनेगा, Cl पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, अगेन रेजोनेंस हुई,
और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बना और ये यहाँ आएगा रेजोनेंस के कारण। अब क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर, Cl डबल बॉन्ड पॉजिटिव। तो ये तो रहा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और थर्ड भी पॉसिबल है। ये डबल बॉन्ड ने यहाँ डबल बॉन्ड, लोन पेयर ने डबल बॉन्ड बना दी और ये यहाँ चला गया डबल बॉन्ड, तो ये बनाएगा कुछ इस टाइप से बॉन्ड। अब 3 केस में ये लोन पेयर जो था Cl एटम का, ये 3 तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बेंजीन रिंग में रेजोनेंस हुई। तो बेंजीन रिंग में Cl एटम के लोन पेयर को अट्रैक्ट कर लिया और यहाँ कर लिया डिस्ट्रीब्यूट, जिस वजह से Cl एटम का जो डायपोल मोमेंट बनाने का प्रॉपर्टी थी वो कम हो गई। इस केस में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जगह पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लोन पेयर जो उसके पास प्रेजेंट हैं जस के तस बने रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। जब वहीं बने रहेंगे इसका मतलब क्या हो गया, अब डायपोल मोमेंट यानी कि पोलरिटी बढ़ जाएगी। जब पोलरिटी बढ़ेगी इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट हाईएस्ट रहेगा। सो डायपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोबेंजीन इज लेस एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। कुछ इंटरकन्वर्जन है एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट है मिथाइल ब्रोमाइड से एसीटोन, सेकंड बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, एंड थर्ड इज 2-क्लोरोब्यूटेन टू 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। फर्स्ट, सबसे पहले क्या है रूल, सबसे पहले केमिकल फार्मूला बनाएंगे इसका। तो फर्स्ट है मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, बनाना क्या है CH3COCH3। तो इसके लिए सबसे पहले इस कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे हम मैग्नीशियम से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कंपाउंड बनेगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे हम CH3CHO से। कंपाउंड क्या बनेगा CH3CHO एंड CH3। यानी कि अगर हम इसको ओपन फॉर्म में लिखें कुछ इस टाइप से, तो ये है एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पर जो CH3 है अटैक करेगा इसके C पर और MgBr अटैक करेगा इसके O पर। कंपाउंड बनेगा कुछ इस टाइप से। करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस पर कंपाउंड बनता है CH3CHOH एंड CH3, और साइड में निकलेगा MgOHBr। ये बना हमारा कंपाउंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। करेंगे इसका ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ से अगर -H2 कर दें तो क्या बनेगा एसीटोन। कब, जबकि कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो कंपाउंड बनेगा एसीटोन CH3C+OCH3। ये रिएक्शन जो है वो एल्कोहल्स के केस में आएगी। जब एल्कोहल पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजाइल अल्कोहल से 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। फिर से बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो कंपाउंड बनाना क्या है हमें 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, इसके IUPAC से बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो हमें क्या करना है, इस OH के प्लेस पर लगाना है COOH, एक कार्बन इंक्रीज करना है। तो बताया था आपको कार्बन एटम इंक्रीज करने के लिए KCN, बुर्ज रिएक्शन और एक और रिएक्शन थी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्योंकि लगाना है COOH ग्रुप, इसका मतलब बेस्ट आपके ऑप्शन है KCN। तो रिएक्शन कराएंगे, पहले का रिएक्शन कराएंगे इसकी PCl5 से, जिससे कि यहाँ पर लग जाएगा Cl। अब कराएंगे रिएक्शन KCN से, कंपाउंड बनेगा CH2CN। अब कराते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, तो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा CN बॉन्ड
और कंपाउंड बन जाएगा CH2COOH प्लस अमोनिया मॉलिक्यूल। जो चाहिए था बन गया। नेक्स्ट 2-chlorobutan to 3,4-डाई मिथाइल हेक्सेन। ये रिएक्शन है बुर्ज रिएक्शन, और बुर्ज रिएक्शन कैसे होगी? सबसे पहले बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। CH3CCl, बल्कि ब्यूटेन लिखना है हमें, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप से बनाएं, CH3CH2CCl एंड CH3। अगर हम दो मॉलिक्यूल ऐसे ही ले लें, साथ में ले लें 2Na प्लस Cl CH CH3 CH2 एंड CH3, तो यहाँ पर होगी पुर्ज रिएक्शन कुछ इस टाइप से। ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी और कंपाउंड बनेगा, यहाँ से -2NaCl हो जाएगा और बनेगा CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 एंड CH3 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। फ्रेंड्स, आज हमने जो क्वेश्चंस पढ़े, ये क्वेश्चंस मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और साथ ही कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स हैं उससे और NCERT की बुक से आप प्रैक्टिस करते रहिए। किसी और वीडियो में मैं इस टाइप के और क्वेश्चंस आपको ज़रूर कराऊंगा। फ़िलहाल के लिए ये चैप्टर हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और एमिगम सीरीज के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको एमिगम सीरीज़ के सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।